सभी दास ध्यान से सुनो। आज ही वो ऐतिहासिक दिन है जब हमारे सम्राट धनानंद ने पिपली वन का विध्वंस किया और क्षत्रियों को युद्ध भूमि से उठाकर इस खार में लाकर जीवन दान दिया। इसलिए आज के इस स्वर्णिम और ऐतिहासिक दिन को तुम्हारी स्मृतियों में अंकित करने के लिए हमारे सम्राट ने तुम लोगों के लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया है। वैसे आज के भोज को अंतिम भोज कह सकते हैं मामाते, क्योंकि भोजन में विष मिला हुआ है। ये मत महामाते, मैंने विष आपके भोजन में नहीं मिलाया, उन विद्रोही क्षत्रियों के भोजन में मिलाया था। मुक्ति चाहिए थी ना उन्हें, तो आज के भोजन का आनंद उनके जीवन के सभी कष्टों का अंत कर देगा। ये सब क्या हो रहा है भाऊ? तुम्हें क्या लगा था दास कि जिस प्रकार अग्निमुख ने सम्राट से बात की उसके पश्चात सम्राट इन सबको जिंदा छोड़ देंगे? कितने भोले हो तुम दास। सम्राट ने इन सबके खाने में विष मिला दिया, एक अत्यंत विषैला विष जिसको चखते ही कुछ ही क्षणों में आदमी मौत की नींद सो जाता है। देख क्या रहे हो? सम्राट के आदेश का स्मरण नहीं है? इन सबको उठाओ और जंगल में ले जाकर फेंक दो, ताकि इनके शव को जब गिद्ध नोच नोच कर खाएं, तो ये दृश्य देखकर सम्राट खुश हो सके। सम्राट, सारे क्षत्रिय मारे गए, उन्हें बेच दे दिया गया है, किंतु आपने ऐसा क्यों किया? दास की जिह्वा केवल हाँ कहने के लिए खुलती है, सम्राट पर प्रश्न उठाने के लिए नहीं। दास, अपनी भावनाओं पर संयम रखो। मैंने कुछ नहीं किया। कदाचित भोजन में किसी मिलावट के कारण उन क्षत्रियों के प्राण गए होंगे। ये कोई षड्यंत्र नहीं, दुर्घटना है। अब कोई विद्रोह नहीं होगा, मेरे वर्चस्व को कोई नहीं ललकारेगा, कोई अग्नि नहीं भड़केगी। विद्रोह भी होगा और तेरा वर्चस्व भी धराशाही होगा धनानंद। मैंने धूमकेतु की चिता को अग्नि देते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं क्षत्रियों की सेना खड़ी करूंगा, और वो सेना अब शीघ्र ही तेरे विरुद्ध खड़ी होगी धनानंद। अद्भुत, ये तो मानो चमत्कार हो गया। ये जो मैं देख रहा हूँ, कहीं मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं?
ये लोग केवल जीवित ही नहीं बल्कि जिन रक्षकों ने इन्हें मृत समझकर यहाँ फेंका था, ये सब उनसे लड़ रहे हैं, उन्हें धूल चटा रहे हैं आचार्य। ये तुम्हारे नेत्रों का भ्रम नहीं है स्थूलभद्र, मेरी और चंद्रगुप्त की योजना है। यदि धनानंद को थोड़ा सा भी संदेह हुआ कि पीपली वन के क्षत्रियों में उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना प्रज्वलित हो चुकी है, तो वो उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, मारने का प्रयत्न अवश्य करेगा। हाँ, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि धनानंद पीपली वन के क्षत्रियों के विद्रोह को अपनी सेना की सहायता से शांत ना करें। किंतु क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि धनानंद उन्हें विष देकर ही मारने की योजना बनाएगा? और यदि उसने कोई और योजना बनाई तो हम अपनी पीपली वन की सेना को कैसे बचाएंगे आचार्य? तुम्हारी चिंता अकारण नहीं है चंद्रगुप्त, परंतु धनानंद के पास पीपली वन के उन क्षत्रियों को विष देकर मारने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इसका कारण यह है कि एक साथ 500 लोगों को बिना उन्हें सचेत किए मारना और साथ ही इस घटना को सेल्यूकस के समक्ष एक दुर्घटना का स्वरूप देना केवल तभी संभव हो सकता है जब धनानंद एक ही बार में उन सभी क्षत्रियों को मार गिराए, और ऐसा केवल विषाक्त भोजन की सहायता से ही संभव है। और ऐसी परिस्थिति में यह तुम्हारी सहायता करेगा। ये पदार्थ संसार के बड़े से बड़े विष का तोड़ है। तुम इसे स्वर्ण की खान के जलकुंड में अच्छी तरह से मिला देना, और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर देना कि पीपली वन के सभी क्षत्रिय भोजन करने से पूर्व अधिक से अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लें। मुझे तुम पर गर्व है चंद्रगुप्त, तुमने हमारी इस योजना को उचित प्रकार से पूर्ण किया है। उत्तम, अति उत्तम। क्या कूटनीति खेली है आपने और चंद्रगुप्त ने। चलो मेरे क्षत्रिय वीर योद्धाओं, इन सबको मिट्टी में मिलाते हैं। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है। नीतिमान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। सम्राट, वो चाणक्य ले गया उन सबको अपने साथ। सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। अब हमारे पास युद्ध करने के लिए ना ही तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई कारण है। कारण है, अभी मौर्य वंश का सूर्यास्त नहीं हुआ है। पीपली वन के राजकुमार महाराज चंद्रवर्धन और महारानी मूरा का पुत्र राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य जीवित है। क्या राजकुमार जीवित है? हाँ। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है सेनापति मत्सल देव। आप सदैव अपने वचन के पक्के रहे। यदि आप कह रहे हैं कि राजकुमार जीवित है तो वो अवश्य ही जीवित होंगे, किंतु धनानंद के विरुद्ध इस क्रांति में
हम उसी का अनुसरण कर सकते हैं जो हमारे समक्ष हो। कहाँ है हमारे राजकुमार? वो आएगा, लहरों को चीर कर आएगा। हवाओं की दिशा मोड़कर आएगा। जो मगध और समस्त भारत में फैले अंधकार को मिटाकर एक चंद्र की भांति उदित होगा और बनेगा अखंड भारत का भावी सम्राट। यही सोच रहे हैं ना आप सब कि अब तक जो आप सबके साथ सोने की खान में एक दास बनकर रहता था, आज आप सबके समक्ष आपका राजकुमार बनकर कैसे खड़ा है? किंतु यही सत्य है, मैं ही हूं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य और महारानी मूरा का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आज मुझ में आपका नेतृत्व करने का साहस है, क्योंकि मैंने आपके साहस की कथाएं सुनी आपकी महारानी मूरा के मुख से। बलदेवराज, स्मरण कीजिए उस हर एक योद्धा को जिसे आपने मल्लयुद्ध में हराया था। अग्निमुख, स्मरण कीजिए अपने खदक के दोधारी शक्ति का। बहुत सो चुके दासत्व की नींव, अब 12 वर्ष पश्चात अपने प्रतिशोध की उस उबाल को शांत मत होने दो। किंतु अब हम स्वतंत्र हैं और लड़ेंगे पिपली वन के लिए, हर भारतीय के लिए, हमारी मातृभूमि भारतवर्ष के लिए। मौर्य वंश की राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मौर्य वंश की जय। मौर्य राजकुमार की जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। धनानंद, तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। योग्य शासक को बिठाऊंगा। तुम्हारे जीवन अध्याय की काल रात्रि प्रारंभ होती है धनानंद। पिपलीवान के क्षत्रिय भूल गए हैं कि उनकी महारानी मेरी दासी है। उनके इस दुस्साहस का मूल्य उस मूरा को चुकाना होगा। यहाँ जड़ित पीपलीवन नरेश चंद्रवर्धन की तलवार और अंग वस्त्र कहाँ गए? उस चाणक्य ने न केवल पिपलीवान के क्षत्रियों को अपितु उस मूरा को भी स्वतंत्र करवा लिया, ताकि अपनी रानी को अपने बीच पाकर उन क्षत्रियों का साहस बढ़े। मूरा! मूरा! आज तुम्हें तुम्हारी मां ने पीपली वन की राजमाता आशीर्वाद देगी चंद्रगुप्त, और आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे पिता का ये अधूरा युद्ध और उनकी ये अजय तलवार दे रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तलवार से तुम इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय लिखोगे जिससे आने वाली अनेक पीढ़ियां अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित होंगी।
जानना चाहते थे ना किसका चुनाव किया है मैंने तुम्हारे पतन के लिए, कौन होगा अखंड भारत का भावी सम्राट? तो सुनो धनानंद, मेरा शिष्य भी मेरी ही भांति हठी है और उसके प्रयास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो तुम्हारा अंत नहीं कर देता। चाणक्य, तुमने किसे चुना है मेरे विरुद्ध? कौन है वो? सच हो जाओ, हमें यहीं से शस्त्र चुराने हैं। सम्राट की विजय के लिए। हमारी योजना बहुत सरल। जब अग्निमुख मगध की सेना को अपने आक्रमण से उलझाकर उन्हें छावनी से दूर करें, तब हमारी शेष सेना के साथ मैं पीछे से उन शस्त्रों को चुरा लूंगा। चलो। पीछे हटो, लौट चलो। पीछा करो। भद्रसार, हम उन शस्त्रों को वहां ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम छावनी की ओर लौट जाओ। सारे अस्त्र शस्त्र वहां हैं और हम सभी यहाँ। कदाचित ये शत्रु की कोई चाल। जाओ, चलो। चंद्र, शीघ्र करो, भद्रसाल यहीं वापस आ रहा है। मुझे शीघ्र इसका ध्यान भटकाना होगा। जाओ। अब हुआ कार्यपूर्ण। किंतु चंद्र, ये सब क्या है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी चलो। चंद्रगुप्त, आज ऐसा क्या होगा कि आचार्य इस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं? 3 बुंदेलखंडी तलवारों और 2 भालों के अतिरिक्त हमने उनके सारे विशेष बुंदेलखंडी शस्त्रों को चुरा लिया और वह जो भी शस्त्र थे उन्हें निम्न स्तर के शस्त्रों से बदल दिया। और अब ये बात
मगध की सेना को युद्ध भूमि में ज्ञात होगी। किंतु आचार्य, जब धनानंद को यह ज्ञात होगा कि उसके शस्त्र चोरी हो गए हैं, तो वो तो क्रोध की अग्नि में जल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कैरावत और भद्रसाल को झूठा आत्मविश्वास देकर मैंने इसका भी प्रबंध कर लिया है। सम्राट, क्षत्रिय सेना भगदड़ का फायदा उठा के तलवार और भाले ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारे सेनापति भद्रसाल ने रोक लिया। जी सम्राट, और हमारे सभी शस्त्र सुरक्षित हैं। ये देखिए सम्राट, आप स्वयं देख सकते हैं। निश्चित ही ये बुंदेलखंडी लोह की धार है। उत्तम कार्य चंद्रगुप्त। ओहो चंद्र, तो तभी तुमने वो शस्त्र वहां छोड़े थे जानबूझकर। हाँ, ताकि उन्हें ये भ्रम रहे कि उनके शेष सभी शस्त्र सुरक्षित हैं, क्योंकि कभी कभी माटी का एक कण भी दृष्टि मलिन करने के लिए पर्याप्त होता है। यह हमारी बड़ी विजय अवश्य है, किंतु हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां धनानंद भी निश्चिंत नहीं होगा। सचेत रहना, वो क्षत्रिय हम पर पुनः आक्रमण करने का प्रयास अवश्य करेंगे, और अब तो उनका कोई नेतृत्व भी कर रहा है। वो कौन है, हमें इसका पता लगाना है। शीघ्र, अति शीघ्र।